हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स विद शुभम सर। आज हम लोग नया लेक्चर लेके आ गए हैं ऑप्टिक्स में, दैट इज़ ऑप्टिक्स 03। इस 03 में हम लोग पिछले वीडियो का कंटिन्यूएशन करेंगे, तो ये बहुत अच्छा होगा कि अगर तुम 02 देख के आओ, ऑप्टिक्स 02, जहाँ पे हमने स्फेरिकल मिरर्स का बात किया है डिटेल में। वहाँ स्फेरिकल मिरर्स का इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, स्फेरिकल मिरर्स के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज़ होता है, स्फेरिकल मिरर्स का एपर्चर का क्या सिचुएशन हमको डील करना है या कौन से एपर्चर के लिए हम बात करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे डिटेल में बताई हैं। उसमें से कुछ कट शॉर्ट करके मैं तुमको बता देता हूँ कि क्या हमको याद रखना है, ताकि तुमको पता होना चाहिए कि हम किस बारे में बात करेंगे। अभी भी ये लेक्चर में भी हम स्फेरिकल मिरर ही थोड़ा कंटिन्यू करेंगे, जो कि है मैग्नीफिकेशन बाय स्फेरिकल मिरर, उसको हमको पढ़ना है, और एक है एबरेशन इन स्फेरिकल मिरर्स, वो हमको पढ़ना है। ठीक है, ये दो चीज़ें बची हैं। ज़रा ध्यान से देखो, जैसे हम लोग ने लास्ट टाइम इमेज फॉर्मेशन किया था, तो इमेज फॉर्मेशन के तुमको सारे केसेस पता होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ तुमको ओरली रिवाइज करा देता हूँ। कॉनकेव मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन होता है, वो मैंने तुमको टेबल बनाने के लिए बोला था, याद है? यू वी और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज, इसका मैंने तुमको एक टेबल बनाने को बोला था। तो अगर मैं कॉनकेव के लिए टेबल बनाऊं, तो कॉनकेव मिरर के लिए जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तब इमेज फोकस पे फॉर्म होती है। ये सब हमने रे डायग्राम से पिछले वीडियो में देखा है। मुझे अभी बता देने दो, अगर तुम पिछला वीडियो नहीं देख के आओगे तो ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये कनेक्टेड नहीं लगेंगी, तो परेशान हो जाओगे। सो इट्स बेटर तुम देख के आओ। हाँ, जिन्होंने देखा है या जिनको पहले से इमेज फॉर्मेशन पता है, तो उनके लिए ये कनेक्शन बना रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ जो इमेज फॉर्म होती है वो रियल, इन्वर्टेड और कैसी होती है, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, मैं बस इतना शॉर्ट में लिख के चलता हूँ, हाईली डिमिनिश्ड। फिर जब ये ऑब्जेक्ट को हम बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखते हैं, तो इमेज बियॉन्ड, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस चली जाती है, इमेज बीच में आ जाती है। मतलब बेसिकली इमेज फोकस से दूर जा रही है, मिरर से दूर जा रही है। फिर इमेज रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। ठीक है, फिर अगला केस क्या होता है? अगला केस जब हम लोग ऑब्जेक्ट को लाके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख देते हैं, तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन जाती है। फिर से इमेज रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज होती है। ठीक है, अगला चीज़ हमको मालूम है, जब u लेस दैन 2f होता है एंड ग्रेटर दैन f होता है, तो इमेज 2f के बाहर चली जाती है, और इस बार फर्स्ट टाइम इमेज मैग्नीफाइड बनती है। सो रियल, इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड। तो ये जो मैग्नीफिकेशन का बात हो रहा है ना, मैग्नीफाइड हो रही है इमेज, तो कितनी मैग्नीफाइड हो रही है, इसी पे हमको बात करना है ये लेक्चर में डिटेल में। ठीक है, और कुछ चीज़ें देखी थी हमने, जैसे मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या था? मिरर फार्मूला था 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ये फार्मूला तुमको याद रखना है। और एक चीज़, फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू r/2 फॉर स्फेरिकल मिरर्स, ये भी तुमको याद रखना है। इतनी चीज़ें प्रीवियस लेक्चर से याद होनी चाहिए। ये मैंने आधा ही लिखा है, तुमको समझ में आ गया होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। तुमको सारे इमेज फॉर्मेशन के केसेस पता होने चाहिए, बस शॉर्ट में यही तुमको बोल रहा हूँ मैं। तो देख लो लेक्चर। चलो ये लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। अब आगे हम लोग मैग्नीफिकेशन पे बात करते हैं। देखो, सबने मैग्नीफिकेशन वर्ड सुना है ना, हम लोग उसी मैग्नीफिकेशन का बात करने जा रहे हैं। आई गेस सबने फॉर्मूला भी देखा होगा स्कूल में। हम लोग लीनियर मैग्नीफिकेशन का बात करने जा रहे हैं। पे अटेंशन, वी आर टॉकिंग अबाउट स्फेरिकल मिरर्स, और इसमें हम लोग बात कर रहे हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन का। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन का। ठीक है, देखो लीनियर मैग्नीफिकेशन का स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला मैं तुमको देता हूं, m विच इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। देखो ना, मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या है? इमेज कितने गुना बड़ी हुई, ये सुनो, इसी को तो मैग्नीफिकेशन बोलते हैं ना। तो जरा ध्यान से देखो, हाइट ऑफ इमेज कंपेयर टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तुम सोचो, अगर मैग्नीफिकेशन का वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा, उसका मतलब क्या? हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से ज़्यादा होगा ना, तभी तो हम इमेज को मैग्नीफाइड बोलते हैं। यानी अगर ऑब्जेक्ट मैग्नीफाई होके उसका इमेज मिल रहा है, तो ये रेशो 1 से ज़्यादा आएगा। सिंपल एज दैट। जैसे देखो, एक केस ले लेते हैं। सपोज जैसे ये कॉनकेव मिरर है और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ठीक है, मैं एक केस उठा ले रहा हूँ, कोई भी रैंडम केस। सपोज जैसे ऑब्जेक्ट को 2f के बियॉन्ड रखा है ना, बियॉन्ड 2f है। मैं अब रे डायग्राम नहीं बनाऊंगा, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड में इमेज ड्रॉ कर दूंगा। सपोज ये मेरा फोकस है,
ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो मुझे मालूम है इमेज कहाँ बनती है, इमेज बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनती है और ये इमेज डिमिनिश्ड होती है। ज़रा ध्यान से देखो, ये मेरा ये जो डिस्टेंस है या ये जो है ये हाइट ऑफ इमेज है और ये इतना जो है ये क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। ज़रा ध्यान से देख के बताओ, हाइट ऑफ इमेज ज़्यादा है या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट का हाइट ज़्यादा है ना, यानी ये रेशो 1 से छोटा आएगा, सिंपल। दूसरी चीज़ देखो, ये मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला से बहुत सारी चीज़ें समझ में आने वाली, ध्यान से देखना। दूसरी चीज़ देखो, हमको मालूम है एक साइन कन्वेंशन हमने लिखा था कि जो भी डिस्टेंस हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मेजर करते हैं वो पॉजिटिव और जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मेजर करते हैं वो नेगेटिव, हाँ या ना। यानी हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव होगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, यानी मैग्निफिकेशन नेगेटिव, यानी मैग्निफिकेशन नेगेटिव। ज़रा एक कॉन्वेक्स मिरर का केस देख लो। ये सपोज मेरे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, मुझे मालूम है ऑब्जेक्ट कहीं भी हो तो इमेज पोल और फोकस के बीच में ही बनता है और इमेज कैसा होता है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। ज़रा ध्यान से देखो, ये मेरा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये मेरा हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। फिर से ऑब्जेक्ट का हाइट ज़्यादा, इमेज का हाइट छोटा है, मतलब ऑफ कोर्स मैग्निफिकेशन 1 से छोटा है, यानी इमेज कैसी है, डिमिनिश्ड है। दूसरा चीज़, इस बार हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव, यानी मैग्निफिकेशन भी पॉजिटिव। तो इस केस में जो हमको मैग्निफिकेशन मिलेगा वो पॉजिटिव, इस केस में जो हमको मैग्निफिकेशन मिलेगा वो नेगेटिव। यानी बोलने का मीनिंग ये था, यहाँ से एक जनरल कंक्लूजन डिराइव करना है मेरे को। वो कंक्लूजन ये है कि जब भी इमेज इन्वर्टेड होगी ना, जब भी इमेज इन्वर्टेड होगी या रियल होगी, क्योंकि रियल इमेज ही इन्वर्टेड होती है, तो जब भी इमेज रियल या इन्वर्टेड है या रियल इन्वर्टेड है उस टाइम मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा। जब भी इमेज वर्चुअल इरेक्ट है उस टाइम मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा। बात समझ में आई? इसका एक और फॉर्मूला होता है -v/u। v क्या है, इमेज डिस्टेंस, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो ये पूरा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है जो तुमको बाय हार्ट होना चाहिए, याद रखो। ये वाला समझ में आया? ये -v/u तुमको डिराइव करने का ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट नीड टू नो। किसी किसी के स्कूल में डेरिवेशन रहा भी होगा, नहीं रहा तो कोई बात नहीं है, बस मैग्निफिकेशन के लिए ये फॉर्म तुम याद रखो कि हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये मैग्निफिकेशन होता है। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है ना, और ये -v/u फॉर्म तुमको याद रखना है मैग्निफिकेशन का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको और समझ लेते हैं। इसके केसेस देख लो। मैंने अभी एक केस डिस्कस किया, जैसे फर्स्ट, इफ m इज पॉजिटिव, अगर m पॉजिटिव है तो इमेज कैसी है, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। याद रखो ये बात, ये हमेशा ट्रू होगा। अगर m पॉजिटिव है तो इमेज वर्चुअल और इरेक्ट है, ये याद रख लो बात, सिंपल सी बात। इफ m इज नेगेटिव, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। ये भी बात याद रखो, ये सब फैक्ट्स की तरह याद रखो। जब m पॉजिटिव है तो इमेज वर्चुअल इरेक्ट। क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव। ये क्यों नेगेटिव होगा? क्योंकि हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, ठीक है। तो मतलब जब भी रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगा m नेगेटिव आएगा, जब भी वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनेगा m पॉजिटिव आएगा, सिंपल। दूसरा चीज़, इफ m का जो मैग्नीट्यूड है वो ग्रेटर दैन 1 है, m का जो मैग्नीट्यूड है वो ग्रेटर दैन 1 है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा hi इज ग्रेटर दैन ho, हाँ या ना, बोलो बोलो। hi ग्रेटर दैन ho है ना, मैग्नीट्यूड भी ले लो चाहिए तो, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ hi इज ग्रेटर दैन मैग्नीट्यूड ऑफ ho। क्यों मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम है, मुझे कुछ दिक्कत है क्या? नहीं, मैग्नीट्यूड इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि hi जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, ho भी नेगेटिव हो सकता है, डिपेंड्स ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, तो इसलिए मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, खाली वैल्यू हमको देखनी है। तो hi ho से ग्रेटर है यानी इमेज इज मैग्नीफाइड, समझा? याद रखो ये सारी बातें, इमेज मैग्नीफाइड है। नेक्स्ट केस, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ m इज लेस दैन 1, लेस दैन लेस देन 1 का मतलब क्या है? hi इज लेस दैन ho। इसका मतलब क्या है? इमेज इज डिमिनिश्ड। एग्जाम्पल देख लो ना, जैसे यहाँ देखो, ये वाले केस में अगर hi में मेजर करूँ, सपोज hi 2 सेंटीमीटर और ho 4 सेंटीमीटर है,
तो 2/4 करोगे तो कितना आएगा 0.5, 1 से छोटा नंबर, यानी इमेज डिमिनिश्ड इमेज है ना। यहाँ देखो ये सपोज 1 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, 1/4 करोगे 0.25 1 से छोटा, यानी इमेज इज डिमिनिश्ड। अगला केस ले लो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ जब ऑब्जेक्ट आ जाता है, हमको मालूम है जब ऑब्जेक्ट यहाँ आता है तो इमेज कहाँ चली जाती है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब देखो इस बार क्या होगा, इस बार हाइट ऑफ इमेज ज़्यादा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कम है, HI HO। तो अगर देखो उल्टा ही लिख रहा हूँ, दिस इज HO, दिस इज HI। अगर हाइट ऑफ इमेज मेजर किया, सपोज ये 6 है, ये 3 है, सो क्या आ जाएगा 6/3 यानी 2। तो मैग्निफिकेशन 2 यानी 1 से बड़ा है, यानी इमेज इज मैग्नीफाइड। समझ में आ गई बात। ये इतनी चीज़ें मैग्निफिकेशन के टर्म्स में तुमको पता हो तो तुम बता सकते हो इमेज के बारे में सब कुछ। एक लास्ट केस देख लो, इफ m इज 0 देन इमेज इज पॉइंट साइज्ड। अरे पॉइंट साइज्ड इमेज भी तो बन रही थी फोकस पे, याद है पहला ही वाला केस, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे पॉइंट साइज की बनती है। तो पॉइंट साइज का क्या हाइट होता है, कुछ नहीं, यानी HI 0 अपॉन एनीथिंग 0, मैग्निफिकेशन 0, इमेज इज पॉइंट साइज। ठीक है, अब इस बात को ध्यान में रखते हुए, इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ज़रा देख लो, तुमको कोई भी मैग्निफिकेशन वैल्यू दी हो तो तुम बता सकते हो इमेज के बारे में स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात मैंने बताया है तुमको। क्या इंपॉर्टेंट, सब तो इंपॉर्टेंट ही है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इससे MCQs वगैरह बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। तुमको बहुत सारे MCQs मिलेंगे जहाँ स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस होंगे। जैसे देखो एग्जांपल के लिए, सपोज मुझे m का वैल्यू दिया है -3.5, इसका मतलब क्या है बताओ मुझे, थोड़ा पॉज करके सोचो इस बारे में। m का वैल्यू -3.5 देख के इमेज के बारे में तुम क्या बता सकते हो? मैं बता सकता हूँ, पर तुम सोच के ज़रा देखो। चलो मैं बताता हूँ। देखो इमेज फर्स्ट ऑफ ऑल नेगेटिव, देखो नेगेटिव मतलब क्या, रियल इन्वर्टेड। सो इमेज इज रियल इन्वर्टेड, ये दो बातें पता चल गई हैं कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। और क्या, वैल्यू देखो 1 से ज़्यादा है, यानी इमेज इज मैग्नीफाइड। सो रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, सिंपल एज दैट। समझा या नहीं? ठीक है, और एग्जांपल्स देते हैं ना। m इज इक्वल्स टू 0.3, इसका मतलब क्या है, प्लस साइन यानी इमेज वर्चुअल इरेक्ट, 1 से छोटा है, सो एंड डिमिनिश्ड। समझ में आया? समझा या नहीं? और देख लो -0.75, माइनस साइन रियल इन्वर्टेड एंड 1 से छोटा तो डिमिनिश्ड। समझा? और एक एग्जांपल 2.8, प्लस साइन मतलब क्या है, वर्चुअल इरेक्ट एंड 1 से बड़ा, वैल्यू 1 से बड़ा है, मैग्नीफाइड। अब समझ में आ गया? समझ में आ गया या नहीं, बोलो? समझा? So this is how you will conclude about the image just by looking at the magnification value. सिर्फ मैग्निफिकेशन वैल्यू देख के तुम इमेज के बारे में सब कुछ बता सकते हो कि इमेज कैसी है, कितनी मैग्नीफाइड है या नहीं है, कैसी इमेज बनी है, रियल इन्वर्टेड, सारा कुछ तुम बता सकते हो, सब कुछ तुम बता सकते हो। ठीक है, सो इट्स बेटर कि तुम ये सारी चीज़ें नोट डाउन करो, और ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको स्टार मार्क करके रखो सबको ही, क्योंकि देखो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है यार। तुमको ये फॉर्मूला समझ में आ गया ना, तो ये सब उसी फॉर्मूले को देख के लिखा हुआ चीज़ है, उसी फॉर्मूले को देख के लिखा हुआ चीज़ है, कुछ और नहीं है। ये कॉन्सिक्वेंस है इस फॉर्मूले का, ये सब तो बस, और कुछ नया नहीं है इसमें। तो ये मैग्निफिकेशन के बारे में इतना सब कुछ नोट डाउन करो, फिर हम लोग एबरेशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, नोट डाउन करो अच्छे से। चलो नोट डाउन कर लिया है ना, तो इतना अगर तुमको बेसिक्स मतलब इतना कुछ अगर तुमको मैग्निफिकेशन के बारे में पता है, तो मैग्निफिकेशन से रिलेटेड कोई भी तुमको परेशानी नहीं होगा। मतलब क्वेश्चन हो, कॉन्सेप्ट हो, MCQ हो, शॉर्ट आंसर, जैसा भी क्वेश्चन पूछेगा तुमको इसमें परेशानी नहीं होगा, यू विल बी एबल टू हैंडल इट। हाँ, अगर तुमको इतने कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आ गए हैं। मैंने तो अपना बेस्ट ट्राई किया अच्छे से समझाने का, आई होप तुमने बेस्ट ट्राई किया है सुनने का। ओके, चलो अब अगला टॉपिक हम लोग को जो पढ़ना है दैट इज़
एबरेशन या डिफेक्ट इन द मिरर। अच्छा एक और चीज़ देख लो, जैसे मिरर जो होता है ना, सपोज जैसे ये जो मिरर है, ये मैंने बोला एक कॉनकेव मिरर लिया है मैंने। ये देखो कॉनकेव मिरर कर क्या रहा है, रेस को कन्वर्ज कर रहा है ना, यस और नो। और कॉन्वेक्स मिरर रेस को डाइवर्ज करता है, करेक्ट, हमको मालूम है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक रे ले लेते हैं, तो हमको मालूम है ये रे कहाँ से पास करती है, ये रे पास करती है फोकस से। यानी बेसिकली इसने दो रेस को कन्वर्ज कर दिया एक पॉइंट पे। तो इसकी जो कन्वर्जिंग एबिलिटी है ना, ये जो कन्वर्जिंग एबिलिटी है, मतलब रेस को इसने कितना ज़्यादा कन्वर्ज किया है। सो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एबिलिटी, यानी रेस को कितना कन्वर्ज किया या कितना डाइवर्ज किया, ये मेजर होता है, इज मेजर्ड बाय फोकल पावर ऑफ मिरर। मिरर के फोकल पावर को मेजर करके मेजर किया जाता है। और फोकल पावर का जो फॉर्मूला होता है, या बेसिकली पावर का जो फॉर्मूला होता है, वो होता है 1 फोकल लेंथ। यानी देखो फोकल लेंथ जितना छोटा, ये रे ऐसे थी, इसको और कन्वर्ज कर दिया, फोकल लेंथ छोटा हो गया और कन्वर्ज कर दिया, यानी ज़्यादा से ज़्यादा रे इसको कन्वर्ज, यानी कन्वर्जिंग एबिलिटी ज़्यादा मोड़ दिया ना रे को। तो जितना फोकल लेंथ छोटा होगा पावर उतना ज़्यादा होगा। ये पावर का फॉर्मूला होता है। इसका एसआई यूनिट अगर लें, सो पावर इज़ इन डायोप्टर्स। ये पावर का एसआई यूनिट है, कैपिटल डी, इफ़ एफ इज़ इन मीटर्स। ये याद रखना, अगर एफ मीटर्स में है तो पावर डायोप्टर्स में है। यानी पावर का एसआई यूनिट कोई तुमको पूछा तो तुम बोलोगे डायोप्टर, कैपिटल डी, ठीक है। ये सेम फार्मूला लेंसेज के लिए भी काम आएगा, कोई नई बात नहीं होगी वहाँ पे। सेम पावर का फार्मूला लेंसेज के लिए भी यूज़ करोगे तुम, ठीक है। ओके चलो अब हम लोग एबरेशन पढ़ लेते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है स्फेरिकल एबरेशन, जो हमको पढ़ना है। स्फेरिकल एबरेशन, एबरेशन मतलब होता है, या स्फेरिकल एबरेशन मतलब होता है डिफेक्ट ड्यू टू स्फेरिकल शेप। स्फेरिकल शेप के वजह से जो डिफेक्ट आता है उसी को हम बोलते हैं स्फेरिकल एबरेशन। यानी एबरेशन का मतलब क्या हो जाएगा, डिफेक्ट, ठीक है। ये जो डिफेक्ट है ना, इसको पढ़ने के लिए तुमको दो तरीके की रेस जाननी पड़ेंगी, या दो तरीके की रेस के बारे में पता होना चाहिए। ये नोट डाउन कर लिया है, पॉज करके नोट डाउन करो जल्दी से, फिर मैं रफ करूँ इसको। यहाँ मैं तुमको दो नए रेस के बारे में बताता हूँ, जिसमें से एक तुमने ऑलरेडी देखा हुआ है, दूसरी मैं तुमको यहाँ इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। देखो ज़रा ध्यान से, देखो कौन सी दो रेस का बात कर रहा हूँ मैं। जैसे पहली जो रे तुमको पता होनी चाहिए, दैट इज़ पैराएक्सियल रेज। पैराएक्सियल रेज कौन सी रेज होती हैं? दीज आर रेज विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड आर very close to principal axis, ठीक है। ये रेस प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल भी होंगी और प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत नज़दीक होंगी, तब हम इनको बोलते हैं पैराएक्सियल रेस, ठीक है। इसके बाद एक जो रे है जो हमको पढ़ना है, दैट इज़ मार्जिनल रेज। तुम बोलोगे सर ये सब क्यों पढ़ा रहे हो? ये एबरेशन पढ़ने के लिए पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि एबरेशन इन्हीं रेस से रिलेटेड है। मार्जिनल रेस कौन सी होती हैं? रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी प्रिंसिपल एक्सिस को तो पैरेलल होनी चाहिए, बट आर फार फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब ये रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पास में नहीं है, दूर वाली रेज। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं बट प्रिंसिपल एक्सिस से दूर हैं। फ़र्क समझ में आया ना? ये प्रिंसिपल एक्सिस के पास में है, ये प्रिंसिपल एक्सिस से दूर है। तो इन दोनों रेस के लिए जो मिरर का काम है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, जिसका डिफेक्ट हमको, जो डिफेक्ट की तरह हमको पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक स्फेरिकल मिरर मैंने लिया, देखो अब ये स्फेरिकल मिरर में प्रॉब्लम क्या आएगा या डिफेक्ट क्या आएगा, यही समझना है। स्फेरिकल शेप की वजह से डिफेक्ट आता है। देखो सपोज़ मैं ब्लू से डायग्राम बनाता हूँ। देखो इधर ये सपोज़ एक मिरर लिया मैंने और ये प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया मैंने, ठीक है। ध्यान दो, मैं
कॉनकेव मिरर के लिए लेके समझा रहा हूँ तुमको। देखो 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 मुझे ड्रॉ करते हुए देखो। सुनो, जैसे एक रे में लेता हूँ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड विच इज़ क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे ये रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज हैं, ठीक है। तो ये जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज है ना, इनके लिए F इज इक्वल टू r/2 वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, यानी इनका जो फोकल लेंथ होगा वो r/2 डिस्टेंस पे होगा। तो इनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी ये आराम से r/2 डिस्टेंस वाले पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएंगी। प्रॉब्लम होता है मार्जिनल रेज में। देखो, जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हैं और जो क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस हैं, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आराम से अपने जगह पे कन्वर्ज हो रही हैं। ये आ रहा है उनका फोकस और ये आ रहा है उनका फोकल लेंथ। तो पैराएक्सियल रेज के लिए F इज इक्वल टू r/2, दिस इज फाइन। बट अगर यहीं मैं मार्जिनल रेज लूँ, मार्जिनल रेज मतलब जो देखो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर है, दिखाई पड़ रही है ये रेज, ये देखो ये मार्जिनल रेज अगर मैं लूँ, तो ये जो मार्जिनल रेज हैं ये कन्वर्ज तो होंगी, बट F इज इक्वल टू r/2 पे ना कन्वर्ज होकर थोड़ा पहले कन्वर्ज हो जाएंगी बाय फॉलोइंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अरे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को भी तो फॉलो करना है ना, ऐसे थोड़ी ना कहीं भी चले जाना है। तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए ये दोनों रेज देखो यहाँ कहीं मीट हो जा रही हैं। तो फॉर मार्जिनल रेज F इज लेस देन r/2, दिस इज द प्रॉब्लम। मतलब पैराएक्सियल रेज के लिए इमेज फोकस पे फॉर्म होगा, बट मार्जिनल रेज का इमेज कहीं बीच में पहले ही फॉर्म हो जाएगा, यानी उनका फोकस थोड़ा पहले पड़ जा रहा है। तो इससे प्रॉब्लम क्या होगा मालूम है? इससे प्रॉब्लम ये होगा कि अगर एक बड़ा मिरर ले लिया मैंने, बड़ा कॉनकेव मिरर ले लिया, तो जो इमेज फॉर्म होगा ना वो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हर जगह फॉर्म होगा, मतलब एक डिस्पर्स्ड इमेज फॉर्म होगा। हमको इमेज कैसा चाहिए? क्लियर इमेज चाहिए ना। तो यहाँ तुमको देखो ना, यहाँ भी कुछ रेज इमेज फॉर्म करेंगे, यहाँ भी कुछ रेज इमेज फॉर्म करेंगे, इनफैक्ट इनसे इनके बीच तक कहीं भी इमेज फॉर्म हो जाएगा। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि एक जगह पे इमेज ही नहीं है, शार्प इमेज ही नहीं है, तो इमेज का क्लियरिटी गया पूरा। इसको बोलते हैं स्फेरिकल एबरेशन। इट इज़ द डिफेक्ट ड्यू टू स्फेरिकल शेप। ये जो लेंस मिरर का, सॉरी नॉट लेंस, ये जो मिरर का स्फेरिकल शेप है ना, उसके वजह से कन्वर्जेंस अलग अलग पॉइंट पे हो रहा है। जैसे ये पैराएक्सियल रेज का कन्वर्जेंस यहाँ हो रहा है और मार्जिनल रेज का कन्वर्जेंस देखो यहाँ हो रहा है कन्वर्जेंस। तो कन्वर्जेंस जल्दी होने की वजह से इमेज कभी यहाँ कभी यहाँ, मतलब कुछ रेज की वजह से इमेज यहाँ, कुछ रेज की वजह से इमेज यहाँ। इनफैक्ट कुछ रेज होंगी जिनकी वजह से इमेज यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, एंड सो ऑन। यानी इमेज हर जगह पे ऐसे फैली हुई मिलेगी, यानी ख़राब इमेज मिलेगी। क्लैरिटी एकदम बेकार, बिल्कुल भी नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि सारी रेज आपस में मिक्स हो रही हैं। कुछ इमेज यहाँ बनाएंगी, कुछ यहाँ यहाँ, एंड सो ऑन। तो ये डिफेक्ट होता है कॉल्ड एज स्फेरिकल एबरेशन। दिस इज द डिफेक्ट ड्यू टू स्फेरिकल शेप। क्या लिखोगे इसमें? for a set of para-axial rays the focus is at r/2, whereas for a set of marginal rays focus is before r/2, and that's why we get diffused image. ये diffused image formation की वजह से यहाँ image जो मिलती है वो कैसी मिलती है? diffused image। ठीक है, ये याद रखना। so diffused image के वजह से ये जो अपना image formation है वो ख़राब हो गया है। तो इसीलिए हम बड़ा मिरर यूज़ नहीं करते हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए, हम हमेशा छोटा मिरर यूज़ करते हैं। इसलिए याद है स्टार्टिंग में बोला ना पिछले लेक्चर में, स्मॉल एपर्चर मिरर्स, तो हम खाली स्मॉल एपर्चर मिरर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसलिए तुमको बोला भी कि स्मॉल एपर्चर मिरर्स के लिए ही ये फॉर्मूला ट्रू है। तो इसलिए हम स्मॉल एपर्चर लेते हैं ताकि रेज क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस ही रहें। एपर्चर ही बड़ा नहीं है तो उससे दूर वाली रेज आएंगी ही नहीं, सिंपल। यही अगर मैं मिरर ही छोटा ले लूँ, जैसे ये देखो ये मिरर लिया मैंने, अब देखो ये सारी रेज जो इस पे पड़ेंगी सब प्रिंसिपल एक्सिस के पास ही होंगी ना। दिखाई पड़ रहा है क्या? ये सारी प्रिंसिपल एक्सिस से क्लोज है। यहाँ देखो प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे है, इनसे दूर है काफ़ी रेज, तो ये मार्जिनल रेज बन जा रही हैं। तो हम मार्जिनल रेज को अलाउ ही नहीं करते हैं स्मॉल एपर्चर मिरर्स में, और इसीलिए स्मॉल एपर्चर मिरर्स के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है, वेयर एज मार्जिनल रेज के लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होता है। तो इसलिए हमको इमेज फॉर्मेशन ख़राब मिलता है। तो इसको बोलते हैं स्फेरिकल एबरेशन इन स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, ये एक ही हमको एबरेशन करना है स्फेरिकल मिरर्स में। अब इसके बाद से हम रिफ्रैक्शन पार्ट चालू करेंगे। तो रिफ्लेक्शन में इतना कुछ हमको पढ़ना था जो हमने पढ़ लिया है डिटेल में। रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तो और कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, हो सकता है
इस पे मैं न्यूमेरिकल्स भी कराऊँ, हो सकता है मतलब ऑफ कोर्स कराऊंगा ही, धीरे धीरे मैं इस पे न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा, बट मोस्टली अब तो रिफ्लेक्शन हम लोग यहाँ एंड करें तो रिफ्लेक्शन के न्यूमेरिकल्स हम लोग लास्ट में देखेंगे। अब रिफ्रैक्शन नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करूँगा मैं। सो आई होप तुमको सब कुछ समझ में आया है, बहुत अच्छे से समझ के रखो एवरीथिंग, बिकॉज दीज थिंग्स विल अगेन बी यूज। ये जो एब्रेशन वाला पार्ट है ये फिर से यूज़ होगा, और मैग्नीफिकेशन तो ऑफ कोर्स यूज़ ही होगा। तो छोटा लेक्चर था, काफ़ी ज़रूरी था, इसलिए बनाना पड़ा। यहाँ रिफ्लेक्शन पार्ट ख़त्म होता है स्फेरिकल मिरर्स का। अब हम लोग रिफ्लेक्शन बंद करके रिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।